नमस्कार दोस्तों। In this video I will मैं अंगूठेलाल की वापसी कॉमिक्स का पार्ट 2 जारी करूंगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कॉमिक्स को। उनकी बातें सुनकर विलक्षण बुद्धि का स्वामी आकाश चौंक उठा। मम्मी पापा, यह आप इस अंगूठी के बारे में क्या बातें कर रहे हैं? क्या इस अंगूठी में कोई रहस्य छुपा है? आकाश की माँ, मेरे विचार से आकाश अब समझदार हो चुका है, इसलिए इसे सब कुछ बता देना चाहिए। आप ठीक कहते हैं जी, आप ही अंगूठी का रहस्य इसे बता दीजिए। सुनो बेटा, यह अंगूठी तुम्हारे बड़े भाई ब्लैक स्टार के राजकुमार रेड किंग उर्फ अंगूठेलाल ने तुम्हें बचपन में पहनाई थी। वास्तव में यह एक साधारण सी अंगूठी के रूप में एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर है। क्या? हाँ बेटा, तुम्हारे पापा ठीक ही कह रहे हैं। फिर रामनाथ ने अंगूठेलाल यानी रेड किंग के अपने देश से भागने और पृथ्वी पर आकर उसके जन्म लेने से वापस जाने तक की सारी बातें उसे विस्तार पूर्वक बता दी। सारी बात सुनकर आकाश का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। आह भाई पापा, आज तक आपने बताया क्यों नहीं कि एक मेरा बड़ा भाई भी है जो एक ग्रह का राजकुमार है? इसलिए कि तुम नासमझ थे। ओह अच्छा मम्मी पापा, यदि मैं बड़े भैया को इस अंगूठी द्वारा पुकारूं तो वे आ जाएंगे? हाँ, अब कुछ ही क्षणों में। तब तो मैं इसी समय उन्हें पुकारूंगा। उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी होगी। नहीं बेटा, फिलहाल ऐसा मत करना। तुम्हारे बड़े भैया ने एक आग्रह किया था कि बिना कारण के जब तक कोई बात ना हो जाए हम उसे ना बुलाएं, वरना उसका समय नष्ट होगा और उस समय उसका जो कार्य चल रहा होगा वो रुक जाएगा। ओह ठीक है मम्मी पापा, मैं जरूरत पड़ने पर ही बड़े भैया को बुलाऊंगा। लेकिन मुझे यह तो बताइए कि बड़े भैया देखने में कैसे लगते हैं? बहुत सुंदर और बहुत ही बलवान है। फिर कलावती ने अंगूठीलाल के भीतर मौजूद उसके अद्भुत गुणों और उसके देश में हुई विज्ञान की उन्नति के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर खाना खाने के बाद रामनाथ तैयार होकर अपनी दुकान पर चला गया तथा कलावती घर के कामकाज में जुट गई। लेकिन बिस्तर पर लेटे आकाश की आंखों के सामने अपने बड़े भाई अंगूठेलाल और उसके अद्भुत देश का ही नक्शा घूमता रहा। इसी विचारधारा में खोई कब उसकी आंख लग गई, इसका उसे पता नहीं चला। आकाश स्कूल की छुट्टियों में घर आया था। अपने माता पिता के साथ उसकी छुट्टियां खूब मौज मस्ती और आनंद में बीती। और जब उसकी छुट्टियां समाप्त हुई तो वह अपने माता पिता से विदा लेकर उपहार में मिली नई मोटरसाइकिल पर सवार हो शहर की ओर चल पड़ा। उसने मोटरसाइकिल चलानी अपने स्कूल के ही एक मित्र से सीखी थी। समय का चक्र घूमा और आकाश ने 9वीं कक्षा पास कर 15 वर्ष की उम्र में 10वीं कक्षा की परीक्षा दी। और जब परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ, हुर्रे आकाश, तुम पूरे स्कूल में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए हो। क्या सच? हुर्रे! बिल्कुल सच मेरे दोस्त, लेकिन अफसोस कि पूरे स्कूल में हमारा यह यार मोटू फेल हो गया। अरे मुझे किसी ने फेल थोड़ी किया है। मैं तो दावत देने के डर से जानबूझकर फेल हुआ हूँ। वरना सोचो, मुझ जैसा तेज विद्यार्थी क्या गणित में फेल हो सकता है? क्या मतलब? क्या तुम जानबूझकर करने फेल हुए हो? और नहीं तो क्या? यदि मैं एक सवाल जानबूझकर गलत नहीं करता तो क्या फेल होता? क्या कहा तुमने? 10 सवालों में से सिर्फ एक सवाल ही गलत किया था? फिर तुम फेल कैसे हो गए मोटू भाई? इसलिए कि बाकी के 9 सवाल मैंने किए ही नहीं थे। हा 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 हा। इस मूर्ख हाथी की बात छोड़ो दोस्त, यह 5वीं बार 10वीं में फेल हुआ है और अब शायद यह 10वीं में 10 वर्ष से योजना ही बनाने का इरादा रखता है। लेकिन
तुम इस खुशी के मौके पर तुरंत हम सबके लिए मिठाई मंगवाओ। मेरे लिए चमचम भी। जरूर मंगवाऊंगा और तुम सबको भरपेट खिलाऊंगा, लेकिन थोड़ा इंतजार करो। अरे यह तुम बाहर कहाँ चल दिए? क्या हमारे लिए मिठाई लेने जा रहे हो? अपने मम्मी पापा को अपने पास होने की खुशखबरी देने जा रहा हूँ। लौटने पर तुम सबको दावत दूंगा। और आकाश उसी समय अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हो अपने माँ बाप से मिलने चल पड़ा। हाय, वह तो चला गया, अब पता नहीं कब लौटे। मेरी चमचमा क्या होगा? चुप कर पेटू राम। फिर 2-3 घंटे का सफर तय करने के पश्चात आकाश ने जैसे ही मोटरसाइकिल को अपने गांव जाने की सड़क पर मोड़ना चाहा, बचाओ! ओह, यह तो किसी लड़की की चीख है और शायद वह खतरे में है। इंसानियत के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं मुसीबत में फंसी उस युवती की मदद करूं। यही मुझे सिखाया और पढ़ाया गया है। पता नहीं उस मासूम पर क्या जुल्म हो रहा हो। अगले पल आकाश ने मोटरसाइकिल उस कार के पीछे दौड़ा दी। पता नहीं कौन होंगे वे बदमाश और मैं उनके चंगुल से उस युवती को छुड़ा भी पाऊंगा अथवा नहीं। खैर, अब जो होगा देखा जाएगा। और शीघ्र ही कार चालक को अपना पीछा किए जाने का आभास हो गया। अरे, हमारा पीछा किया जा रहा है क्या? मैं ठीक कह रहा हूं, लेकिन पीछा पुलिस द्वारा नहीं बल्कि कम उम्र के मोटरसाइकिल सवार लड़के द्वारा किया जा रहा है। ओह, सुनो बाघा, तुम पीछा करने वाले को उलझाकर अड्डे पर ही ले चलो, वहीं से निपट लेंगे। मैं इस लड़की के मुंह में कपड़ा ठूंसता हूँ ताकि फिर कोई गड़बड़ ना करे। ठीक है। फिर उस गुंडे ने उस कम उम्र की लड़की के मुंह में कपड़ा ठूंसने में देर नहीं लगाई। कमबख्त शैतान की परकाला है, बेकार की मुसीबत हमारे पीछे लगा दी। आकाश कुमार काफी देर तक कार का पीछा करता रहा। अंत में कार एक उजाड़ स्थान पर बन रही 13 मंजिली इमारत की 4 दीवारी के अंदर प्रविष्ट हो गई। तो यहाँ है इनका अड्डा। मुझे मोटरसाइकिल यहीं छोड़ देनी चाहिए, वरना इसकी आवाज से बदमाश चौकन्ने हो जाएंगे। आकाश ने मोटरसाइकिल वहीं छोड़ी और गेट की ओर बढ़ गया। शीघ्र ही वह इमारत के अंदर प्रविष्ट हो उसकी एक एक मंजिल का निरीक्षण करने लगा। कमाल है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, जबकि मैंने उन्हें इसी इमारत में घुसते देखा था तथा उनकी कार भी बाहर खड़ी हुई है। लेकिन जैसे ही वह एक मंजिल का निरीक्षण करता हुआ 7वीं मंजिल पर पहुंचा, खबरदार, चुपचाप अपने हाथ ऊपर उठा ले छोकरे। ओह, कौन है आप? लोगों में से क्या चाहते हैं? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो लड़के, वरना जिसमें इतने छेद हो जाएंगे कि कोई गिन भी नहीं पाएगा। ओह, मैं ही फंस गया, लेकिन मेरा जल्दबाजी से काम लेना उचित नहीं होगा। मौका देखकर ही कुछ करूंगा। फिलहाल इनका कहना मानना ही ठीक रहेगा। सोच क्या रहे हो? जल्दी हाथ पूर करो। और आकाश ने चुपचाप अपने हाथ ऊपर उठा दिए। शाबाश, अब अच्छे बच्चों की तरह आगे बढ़ो। आकाश उनके निर्देशानुसार आगे बढ़ने लगा। अब दाएं मुड़ो। दाईं ओर एक गैलरी थी और उसके ठीक अंत में किसी कमरे का दरवाजा था। उस कमरे के दरवाजे पहुंचकर खट खट खट, कौन? मैं जानी। तुरंत दरवाजा खुल गया। ले आए इस पिल्ले को, साला बड़ा जासूस की दम बना हमारे पीछे लगा था। भीतर चलो, फिर इसकी खैर खबर लेंगे। और वे सब उस कमरे के भीतर पहुंच गए। शायद यह वही लड़की है जिसका भी ये लोग अपहरण करके लाए हैं, जिसने मदद के लिए पुकारा था। तो यह है वह छोकरा जो तुम्हारा पीछा कर रहा था। यस बॉस। क्या विचार है बॉस? क्या इलाज करें इसका? क्या मैं इसे गोली मार दूं? नहीं, ना जाने क्यों मुझे इस पर दया आ रही है, लेकिन इसे छोड़ देना भी हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। तुम ऐसा करो, इसे इमारत की आखिरी मंजिल पर ले जाओ और वहां से इसे नीचे धकेल दो, ताकि पुलिस को जब उसकी लाश मिले तो वह यही समझे कि इसने इमारत से कूदकर आत्महत्या की है।
नहीं। अबे चल, भला आत्महत्या करने में नखरा कैसा है? नहीं, छोड़ दो मुझे। सुनो, तुम दोनों अपना काम निपटा कर जल्दी आ जाओ। मास्टर ब्रेन यानी हमारा आसामी सोने के साथ लड़की को लेने बस आता ही होगा। ठीक है बॉस। हम अभी गए और अभी आए। कमरे से बाहर निकलकर दोनों गुंडे आकाश को खींचते हुए सबसे आखिरी मंजिल की ओर ले गए। उफ, क्या करूं, कैसे छुड़ाऊं उनसे पीछा? बुरा फंसा। क्या वास्तव में मुझे दर्दनाक मौत नसीब होगी? तभी आकाश की दृष्टि अपने हाथ में पड़ी अंगूठी लाल की अंगूठी पर पड़ी। ओह, मम्मी पापा ने कहा था कि कोई खास बात हो तभी अंगूठी भैया को बुलाना, वे कुछ ही देर में हाजिर हो जाएंगे। क्यों ना अंतिम समय में मैं इस बात की परीक्षा कर लूं, वरना मौत तो अब भाग्य में लिखी है। अगली पल आकाश के राजकुमार रेड किंग, मेरे बड़े भैया अंगूठी लाल, मेरी मदद करो, मेरी जान खतरे में है। अंगूठे भैया मेरी मदद करो, हा हा हा। आखिरी बार खूब चीख चिल्ला ले बच्चे, तुझे पूरी छूट है, लेकिन विश्वास रख, यहाँ तुझे तेरा भैया तो क्या, बाप या भगवान भी बचा नहीं आ सकता। हा 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 हा। यह इमारत शहर से बाहर बिल्कुल वीराने में है, इसलिए यहाँ से तेरी आवाज किसी को के भी कानों तक नहीं पहुंच सकेगी। चिल्ला, खूब जी भर के चिल्ला। उधर पृथ्वी से हजारों लाखों प्रकाश वर्ष दूर ब्लैक स्टार में, रेड किंग भैया मेरी मदद करो, मेरी जान खतरे में है। और आकाश कुमार की वह पुकार आयरन एक्स द्वारा ब्लैक स्टार के राजकुमार रेड किंग अंगूठेलाल के कानों में पड़ी। अंगूठे भैया मेरी मदद करो, मेरी जान खतरे में है। और रेड किंग की नींद टूट गई। मेरी मदद करो, मेरी रेड किंग भैया। ओह, मुझे मदद के लिए कौन पुकार रहा है? रेड किंग ने तुरंत उठकर आयरन एक्स के पास पहुंचा। मिस्टर आयरन एक्स, क्या तुम बता सकते हो कि मदद के लिए मुझे कौन और किस दुनिया से पुकार रहा है? यस रेड किंग, आपको मदद के लिए पुकारने वाला कोई और नहीं, पृथ्वी ग्रह पर रहने वाला आपका मुंह बोला भाई आकाश कुमार ही है। ओह, लेकिन 15 साल बाद आज अचानक उसके पुकारने के कारण उसकी जान खतरे में है रेड किंग, इसलिए वह आपको मदद के लिए पुकार रहा है। यदि आपने वहां पहुंचने में ज्यादा विलंब किया तो उसकी जान जा सकती है। नहीं, मेरे रहते ऐसा संभव नहीं हो सकता। तो मैं अभी पृथ्वी पर पहुंचता हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, वहां मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ सकती है। आयरन एक्स को लेकर रेड किंग अपनी प्रयोगशाला में पहुंचा, जहां एक शीशे के जार में उसकी मुंह बोली माँ कलावती के अंगूठे की डमी रखी थी। पृथ्वी लोक जाने के लिए मुझे अंगूठे का ही शरीर धारण करना होगा। अंगूठे को जार से निकालकर रेड किंग ने मेज पर रखा और स्वयं जाकर एक स्ट्रेचर पर लेट गया। उफ, इस क्रिया में भी कुछ क्षण नष्ट हो जाएंगे। शीघ्र ही रेड किंग का शरीर निश्चेष्ट हो गया और अंगूठे में हरकत परिवर्तन होने लगा। कुछ ही क्षणों उपरांत अब मुझे जल्दी से जल्दी बड़ा रूप धारण कर यहाँ से स्टेशन 0 पहुंचाइए, ताकि शीघ्र से शीघ्र पृथ्वी लोक पहुंचा जा सके। पता नहीं आकाश पर क्या गुजर रही हो। रेड किंग, यह आपने पृथ्वी लोक का शरीर तो धारण कर लिया, लेकिन यहाँ से बाहर निकलते ही आपके प्राण खतरे में पड़ जाएंगे, क्योंकि इस रूप में आपको यहाँ कोई नहीं पहचान पाएगा। ओह, यह तो मैं भूल ही गया था। मिस्टर आयरन एक्स, यह तो मेरे सामने एक जटिल समस्या खड़ी हो गई है। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब आपकी मदद केवल आपके पिता महाराज व्हाइट किंग ही कर सकते हैं। आपको उन्हीं के पास जाना चाहिए। अब पिताजी को मनाने में भी समय बर्बाद हो जाएगा। हे देवता, मेरी मदद करो। तो दोस्तों, अंगूठी लाल की वापसी का पार्ट 2 यहाँ समाप्त होता है, लेकिन इस कहानी को हम आगे जारी रखेंगे। अंगूठी लाल की चौथी कॉमिक्स, अंगूठी लाल का हंगामा। क्या अंगूठी लाल की पृथ्वी पर वापसी हो सकी?
क्या वह अपने पिता से आज्ञा लेने में सफल हो सका? क्या अंगूठी लाल अपने धर्म भाई आकाश कुमार की जान बचा सका? वे बदमाश कौन थे और उन्होंने इस लड़की नीना का अपहरण क्यों किया? मास्टर ब्रेन नामक वह अज्ञात व्यक्ति कौन था जिससे भी बदमाश नीना का सौदा करना चाहते थे? नीना कौन थी और उसका क्या रहस्य था? इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए मनोज कॉमिक्स के अगले अंक में हम कहानी को जारी रखेंगे, अंगूठी लाल का हंगामा। तब तक के लिए इंतजार करिए। धन्यवाद।